चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और एक तरह से ऐसा मान सकते हो कि यही हमारे एक तरह से चैप्टर की स्टार्ट है, दैट इज स्फेरिकल मिरर। दैट इज स्फेरिकल मिरर। ऐसा मान सकते हो कि हमारा जो चैप्टर है वो अब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मोर और लेस बेटा जो प्लेन मिरर है वो तो हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग के लिए किया था। इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए स्फेरिकल मिरर है। सुनिएगा, सबसे पहले बड़ा आप एक होलो स्फीयर बनाइए और होलो स्फीयर लीजिए। ये बड़ा आपके पास एक होलो स्फीयर है। लेट से इस होलो स्फीयर का लेट से बड़ा ये रहा सेंटर को मैं सी बोल रहा हूं और ये होलो स्फीयर जो है इसका रेडियस में एक बार के लिए आर कह रहा हूं। ये ग्लास का बना हुआ बड़ा किसका, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ होलो स्फीयर है। अंदर से पूरा का पूरा खाली है, अंदर से पूरा का पूरा खाली है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने इस स्फीयर का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कट कर लिया। थोड़ा सा पोर्शन ऐसे मैंने कट कर लिया। जितना थोड़ा हो उतना अच्छा है। मैंने थोड़ा सा इसका पोर्शन कट कर लिया। जो पोर्शन कट कर लिया मैं ऐसे अलग से दिखाया था। ऐसे ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आर पार देख पाओगे। ये किसी प्रकार का मिरर नहीं है। मिरर बनाने के लिए मुझे बड़ा अगेन सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम की पॉलिश करनी पड़ेगी और मेरी मर्जी है कि मैं पॉलिश इधर भी कर सकता हूं, इधर भी कर सकता हूं। तो दो केस आएंगे मेरे पास। बच्चों गौर से सुनना, दो केस आएंगे मेरे पास। पहला ये कि मैं सेंटर की तरफ, सेंटर इस तरफ था ना और रेडियस इस तरफ था। ये सेंटर कौन सा सेंटर है, जिस स्फीयर से आपने कट किया है उसका सेंटर है। कि सेंटर की तरफ वाली जो साइड है उसको तो रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ दूं, तो इस वाली साइड को मैं बोल दिया रिफ्लेक्टिंग साइड। और जो सेंटर के दूसरी अपोजिट साइड है उस तरफ मैं पॉलिश कर दूंगा, इस तरफ मैं पॉलिश कर दूंगा। दिस काइंड ऑफ मिरर इज नोन एज, अब ये मिरर बन चुका है, दिस काइंड ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। दिस काइंड ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। इस तरह के मिरर को बेटा हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे। हालांकि कन्वर्जिंग क्यों कहेंगे इसके पीछे बड़ा कारण कुछ और है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से अगर अब ये जो आपने थोड़ा सा पोर्शन कट किया है बच्चों, आपने जो थोड़ा सा पोर्शन कट किया है इसका सेंटर ऑफ कोर्स इस तरफ है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं सेंटर की तरफ वाली साइड को तो पॉलिश कर दूं, ध्यान रखना बेटा, यहां पर आपने पॉलिश वाली साइड जो थी वो सेंटर से दूर वाली साइड थी और यहां पर आपने पॉलिश किस तरफ किया, जिस तरफ सेंटर है उसी तरफ आपने पॉलिश कर दिया। और रिफ्लेक्शन के लिए ये वाली साइड छोड़ दी अपन ने, लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए ये वाली साइड छोड़ दी। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग साइड। इस तरह का जो मिरर होगा बड़ा, दिस काइंड ऑफ मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर, या फिर इसका हम एक नाम और निकालेंगे, दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। इसका नाम बड़ा डाइवर्जिंग मिरर कैसे पढ़ा है वो धीरे धीरे आपको समझ में आ भी जाएगा। हालांकि आप लोगों ने ऐसे 10th क्लास वगैरह में पहले से पढ़ भी रखा है, ठीक, बट स्टिल अपन धीरे धीरे आराम आराम से देखते हैं। तो एक स्फेरिकल मिरर से हमने कुछ पोर्शन कट किया और कटे हुए पोर्शन में अगर मैं सेंटर की तरफ वाली साइड को रिफ्लेक्टिंग साइड यूज करूं और दूर वाली साइड को पॉलिश कर दूं तो इस तरह के मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। और सेंटर की तरफ वाली साइड को पॉलिश कर दूं और दूर वाली साइड को बेटा मैं रिफ्लेक्शन के लिए यूज करूं, इसको मैं एक तरह से कॉन्वेक्स मिरर कहूंगा। ठीक है, ये तो बेटा आसान सी बात थी, है ना, कोई बहुत बड़ी टफ टास्क तो ये नहीं थी। ठीक, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इस मिरर को लेकर बेटा बहुत सारी बातें भी हमारे दिमाग में आनी चाहिए, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इस स्फेरिकल मिरर की, तो बेटा उनको हम एक एक करके देखते हैं। Some definitions of spherical mirror। बड़ा स्फेरिकल मिरर की
कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। मुझे बच्चों एक बार फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, सुनिएगा। ये हमारा वो स्फीयर जिससे हमने कट किया, उस स्फीयर का जो सेंटर है, लेट से बेटा वो आपके पास C है, रेडियस बेटा आपके पास R है। आपने इसका कोई पोर्शन कट किया, लेट से बेटा आपने कोई पोर्शन ऐसे कट किया, और पोर्शन कट करने के बाद आपने दो तरह से मिरर बनाए। एक में आपने इस तरफ पॉलिश कर दी और ये रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर लिया। यहां कहीं बड़ा जो सेंटर है वो है, सेंटर से जो डिस्टेंस है आपके पास वो R है, ठीक है। और दूसरे वाले केस में आपके पास सरफेस इस तरह से थी और आपने इस तरफ पॉलिश कर दी। किस तरफ पॉलिश कर दी? सेंटर की तरफ वाली साइड को पॉलिश कर दी। ये आपका रेडियस है और इस तरफ लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इस मिरर को हमने जैसा नाम दिया बेटा, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस मिरर इज नोन एज योर कॉन्वेक्स मिरर। मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हेडिंग में लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले जो है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बेटा आपका जो C है यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब जो आपका मिरर है ये जिस भी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, जिस भी इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, उस स्फीयर के सेंटर को हम बेटा क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई मिरर हमने जो कट किया है, हमने जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कट किया है, वो किसी न किसी होलो स्फीयर को कट करके बनाया है। उस होलो स्फीयर का जो सेंटर है, उस पूरे स्फीयर का जो सेंटर है बेटा, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट। जिस भी मिरर से कट किया गया उसका जो सेंटर है बेटा, जिस भी होलो स्फीयर से आपने बेटा कट करके मिरर बनाया है, उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। फेयर इनफ। एक और बात ध्यान से देखो तो कॉनकेव मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड में है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो पॉलिश्ड साइड में है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड तो इस तरफ है। तो आप कह सकते हो कि कॉनकेव मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड में होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में जो है वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर डार्क साइड में होगा, मतलब पॉलिश्ड साइड में होगा। फेयर इनफ। एक और बात स्फीयर में एक प्रॉपर्टी बेटा आप लोग जानते हो, स्फीयर में जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई आएगी, वो हमेशा मिरर को बेटा कैसे स्ट्राइक करेगी? परपेंडिकुलरली। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई कोई भी लाइन जो होगी वो मिरर को स्ट्राइक करेगी परपेंडिकुलरली, ऐसे। और अगर ये मिरर के सरफेस को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी तो इस बात का ये अर्थ हो गया कि किसी भी स्फेरिकल मिरर पर जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल किसको बोलते हो? जो सरफेस के जो मिरर के सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर लाइन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जो भी नॉर्मल होगा वो हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहां भी दिखा सकता हूं, यहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाले चाहे लाइन ये हो, चाहे लाइन ये हो, चाहे बेटा लाइन ये हो, ये सारी की सारी जो लाइंस होंगी ये हमेशा ही मिरर सरफेस को नॉर्मली परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेंगी। और अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेंगी इट मीन्स दैट कि ऑल दीज लाइंस विल बी द नॉर्मल्स
फ्लैट सरफेस पर तो नॉर्मल बनाना आसान था, यहां पर भी आसान है। स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल हमेशा बेटा कैसा होगा, बोलते ना कि सर नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। तो एक लाइन लिखना चाहो बेटा लिख सकते हो, एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर always strikes the surface normally। बेटा नॉर्मली को तुम परपेंडिकुलरली ऑर्थोगोनली के लिए कैसे भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब मिरर पर नॉर्मल जो होगा हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। इसी बात को एक तरीके से और लिख देता हूं बेटा, लिख देना नॉर्मल on a spherical surface always passes through center of curvature। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने सी लिख दिया, ठीक है। एक बात और बेटा, एक डेफिनेशन में और देना चाह रहा हूं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम से आइडिया लग गया होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस आर। जो आपका मिरर है वो जिस भी स्फीयर से कटकर बना है, जिस भी स्फीयर से कटकर बना है, उस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सिंपली दिस आर, या बेटा यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, सारे के सारे डिस्टेंस आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। तो हम अगले पेज पे लिख लेते हैं, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है बेटा, दो तरीके से बोल सकता हूं। एक तो मैं ऐसे कह सकता हूं, पिछले पेज पे है, एक तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सेंटर से लेकर मिरर सरफेस तक की जो दूरी है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मिरर जो है वो जिस भी स्फेरिकल सरफेस, जो जिस भी होलो स्फीयर से कट के बना था, उसका रेडियस ही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जैसे आपका बड़ा मन हो आप वैसे कह सकते हो, इसमें कोई इतना लोड है नहीं यार। तो चलिए दो डेफिनेशंस लिखते हैं। इट इज radius of the holosphere from which mirror is cut। from which mirror is cut, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा भी कह सकते हो कि इट इज सेपरेशन बिटवीन, कौन कौन बेटा, इट इज सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेटा सिर्फ सी लिख रहा हूं, एंड मिरर सरफेस। मिरर सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है, मिरर सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, आसान से काम था बेटा, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर हम इसको लिखेंगे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अगले डेफिनेशन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पोल। सुनिए बेटा, ये आपके पास मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से बेटा आपके पास ये कॉन्वेक्स मिरर, ये बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सुनना बेटा, मिरर की जो सरफेस है, कौन कौन, मिरर की जो सरफेस है उस पर एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स मोस्ट कन्वीनियंट तरीके से आप लिख सकते हो, दैट पॉइंट इज नोन एज पोल। लेट मी रिपीट इट, मैं थोड़ा क्लियर नहीं था, मुझे आपसे बोलने दो।
मिरर की सरफेस पर ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स कन्वीनियंटली लिख सको, दैट पॉइंट इज नोन एज पोल। जनरली ये जो पोल होता है ये मिरर की सरफेस का मिड पॉइंट होता है। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर नहीं, मिरर की जो सरफेस है उसका मिड पॉइंट होता है इन जनरल। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, सिर्फ एक केस में ऐसा नहीं होगा, वो हम जरूर बड़ा क्लास के अंदर देखेंगे, बिल्कुल जब चैप्टर तो क्या, जब रिफ्लेक्शन खत्म होने वाला होगा तब देख लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। बेटा सुनना इस बात को, पोल is a point about which coordinates of object and image can be written कन्वीनियंटली। बेटा एक बार कन्वीनियंट के लिए स्पेलिंग जरूर चेक करना, ठीक है। अक्सर ये पोल कहां पर होगा, मिरर की जो सरफेस है उसके सेंटर पर होगा। बेटा लिखना इन जनरल, अक्सर बोल रहा हूं बेटा, इन जनरल पोल इज at the midpoint of mirror surface। जो मिरर की सरफेस है उसका जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा उसको बेटा हम हमेशा पोल कहेंगे इन जनरल, हमेशा बेटा इन जनरल, अक्सर, ठीक है। आगे चलें बेटा, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस या फिर ऑप्टिकल एक्सिस। बेटा दोनों ही वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इन जनरल जो ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाले जो लाइन है बेटा उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। लिखना चाहो लिख सकते हो, लाइन joining center of curvature and pole is known as principal axis is known as principal axis। अच्छा एक बात और, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये तो सेंटर से गुजर रही है, तो पक्की बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा मिरर को कैसे स्ट्राइक करेगी। बेटा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कैसे स्ट्राइक करेगी, नॉर्मली स्ट्राइक करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस भी अपने आप में मिरर पर एक नॉर्मल है और ये हमेशा बेटा मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करेगी। लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा तुम पूरा लिखना, प्रिंसिपल एक्सिस strikes the mirror surface normally। मिरर की सरफेस पर बेटा हमेशा कैसे स्ट्राइक करेगी, नॉर्मली। सो प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑल्सो लाइक ए नॉर्मल टू द मिरर। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन भी बड़े आराम से आपको समझ में आ गई हुई, ठीक है। आगे चलें, चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनना बेटा, ये आपका बड़ा कॉनकेव मिरर, ठीक। यहां कहीं बड़ा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बड़ा आपका पोल। मैं एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाह रहा हूं इसलिए इतनी सारी बातें कर रहा हूं। ये बड़ा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपकी ये आपकी पॉलिश्ड साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड तो ये वाली है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों वो आर है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा, बिल्कुल बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा, बिल्कुल बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा, उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा, मैं इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर दूं, इसे बेटा हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। वैसे आम बोलचाल की भाषा के अंदर इसको फोकस भी बोल देते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे से वर्ड निकाल रहे हैं, इसलिए बेटा हम तो प्रिंसिपल फोकस ही कहेंगे। इस बेटा पॉइंट को मैंने कैपिटल F लिख दिया है बेटा, ये प्रिंसिपल फोकस बिल्कुल मिड पॉइंट पे है। किस किस के? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच है। और अगर बिल्कुल बीचों बीच है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी आपके पास r/2 आएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा ये भी आपके पास r/2 आएगी। ये जो r/2 है इसको हम स्मॉल f लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे? स्मॉल f, और हम इसे फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फोकल लेंथ। इस साल 2021 के अंदर ये पूछा गया है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। इतना आसान सवाल पूछा गया है, सीधा बोल सकते हो कि F = r/2। यहां पर भी बेटा ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास F या r/2 लिख सकते हो, ये बेटा F या r/2। यहां पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, ठीक है? हालांकि मैं इस बात को कभी ना कभी और डिटेल में भी कहूंगा, लेकिन और सुनो बेटा। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों के दोनों रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है। इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि जो चीज रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है उसके लिए आप कह सकते हो कि ये रियल है बेटा। क्या है? रियल। अब यहां पर तो रिफ्लेक्टिंग साइड तो इस तरफ है, इस तरफ तो डार्क साइड है, तो ये जो फोकस और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये आपके इमेजिनरी है या वर्चुअल है। दो शब्द यूज करते हैं, बड़ा सुनना इस बात को कि यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस आर रियल। कारण क्या बताया? कारण क्या बताया उनके रियल होने के पीछे? क्योंकि दोनों के दोनों रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है। यहां पर तो रिफ्लेक्टिंग साइड इस तरफ है और ये थोड़ा डार्क साइड की तरफ है, पॉलिश्ड साइड की तरफ है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस आर। बड़ा दो शब्द यूज करते हैं, अक्सर तो हम बड़ा वर्चुअल शब्द ज्यादा यूज करते हैं, कई कई बुक्स में कई कई जगह बड़ा इसको इमेजिनरी में लिखा रहता है। वर्चुअल शब्द इज मोर प्रीडोमिनेंट, मोर यूज्ड। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। आगे चलते हैं, एक पॉइंट बेटा और रह गया, लास्ट पॉइंट है, सुनिएगा। जैसे मतलब लास्ट डेफिनेशन है, पॉइंट तो लास्ट कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए बेटा कि आपके पास ये कोई मिरर है और इस मिरर का हमने बेटा क्या किया, कोई पोर्शन कट किया। अब पोर्शन में छोटा भी कट कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा भी कट कर सकता हूँ, थोड़ा और बड़ा कट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, जितना चाहूँ उतना कट कर सकता हूँ, छोटा कट कर सकता हूँ, बड़ा कट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी बड़ा उतना कट कर सकता हूँ। चलो मैंने इतना पोर्शन कट कर लिया। इतना पोर्शन कट करने के बाद इतना पोर्शन कट करने के बाद बेटा मेरे पास कोई ना कोई मिरर बना, लेट्स से कोई कॉनकेव मिरर बना। ये बेटा वही पोर्शन है जो आपने कट किया था, ठीक है। आपने मिरर का कितना पोर्शन कट सॉरी आपने स्फीयर का कितना पोर्शन कट करके मिरर बनाया? मिरर बनाया मतलब वो रीजन जो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है। रिफ्लेक्शन बेटा यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। जितना रीजन रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है, दिस रीजन इज नोन एज अपर्चर। बेटा दिस रीजन इज नोन एज अपर्चर। अगर आपने बेटा यहां कट लगाया होता तो आप कहते हैं कि कम रीजन अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए, तो अपर्चर छोटा है। अगर आपने यहां कट लगाया है तो ज्यादा रीजन अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए, बेटा अपर्चर बड़ा है। अगर आपने यहां कट लगाया तो और बड़ा रीजन अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए, और आप कहोगे कि अपर्चर उतना ही ज्यादा है। तो अपर्चर अपने आप में मिरर का या फिर स्फीयर का वो रीजन है जो रीजन आपने कट किया है और वो अब रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास अवेलेबल है। हायर द अपर्चर मोर द एरिया यू हैव फॉर रिफ्लेक्शन। तो एक बात बड़ा लिखना चाहो लिख सकते हो, हेडिंग
aperture is the region of mirror which is cut from hollow sphere and available for रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, ठीक है। एक बात और बेटा, मान लो कि सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है बेटा ये ए है, और ये तो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है ये बी है। तो ये ए से बी तक की जो डिस्टेंस है ये अपर्चर डायमीटर है। क्या बोलोगे बेटा? अपर्चर डायमीटर। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है उसे आप अपर्चर डायमीटर कह सकते हो। ऑब्वियस बात है बेटा, इसका हाफ जो होगा, मतलब ए से लेकर ये प्रिंसिपल फोकस के लिए बेटा कोई पॉइंट होगा, यहां से तक जो डिस्टेंस होगी बेटा, जो हाफ डिस्टेंस होगी हमारा अपर्चर रेडियस होगा। तो आप कह सकते हो कि AB/2 जो है ये हमारा अपर्चर रेडियस है। मैं एक बात अभी कह रहा हूं, लेकिन मैं उसको प्रूव अभी नहीं कर रहा हूं, मैं बाद में कर दूंगा, बाद में पक्का कर दूंगा कि अपर्चर जितना छोटा होगा इमेज उतनी शार्प बनेगी। फिर से सुनना बेटा, अपर्चर जितना छोटा होगा इमेज उतनी शार्प बनेगी। अपर्चर तुम जितना बड़ा रखोगे इमेज बेटा उतनी ही ब्लर्ड बनेगी, धुंधली बनेगी, वेग बनेगी, उतनी शार्प नहीं बनेगी। तो आप एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्मॉलर द अपर्चर शार्पर द इमेज। इसी तरह से लार्जर द अपर्चर ब्लर्ड द इमेज। उतनी ही बड़ा आपकी जो इमेज होगी वो थोड़ी सी ब्लर्ड होगी, हेजी होगी। वो हम धीरे धीरे देख लेंगे इसके पीछे कारण भी क्या है। कोई बहुत बड़े टास्क नहीं, हमसे हो जाएगा बेटा, बड़े आराम से मिल जाए। आई रियली होप बेटा सारे डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चों, एक सवाल करते हैं। हालांकि हमने आपको कोई मिरर वगैरह के फॉर्मूले नहीं बताए, बट फिर भी मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो I = R है, दैट इज वेल इनफ टू डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो सुनिए बेटा, एक अच्छा सा सवाल है, बढ़िया सा, आराम से इत्मीनान से करें। सवाल इस तरह से बेटा कि आपके पास ये कोई कॉनकेव मिरर है, लेट्स से बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका R है। हालांकि उसकी कैलकुलेशन में कोई यूज है नहीं। ये बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइक दिस। ये बेटा कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, और कोई लाइट है जो बड़ा इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। सुनिए, लाइट है जो बड़ा इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये सवाल में एक तरह से लिखा हुआ है कि इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है बच्चे कि ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्शन के बाद आती है और पोल से टकरा जाती है। ये सवाल में गिवन है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इस सवाल में गिवन है कि पैरेलल रे आई और पोल से टकरा जाती है। ये वाला जो पॉइंट है दैट इज ऑफ कोर्स द पोल। ठीक है बच्चों, अब सुनना, जिस पॉइंट पर ये लाइट स्ट्राइक की है काश मैं वहां पर नॉर्मल बना सकूं। और तुम जानते हो कि नॉर्मल बनाने के लिए बेटा मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए। अब यहां कहीं बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नॉर्मल जो होगा वो हमेशा बेटा कहां से कहां तक होता है, इस पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच ये जो लाइन है ये बेटा हमेशा मिरर को कैसे स्ट्राइक करेगी? नॉर्मली। तो ये लाइन आपकी नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं इसको आई कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं बेटा? आई कह रहा हूं। मेरे कुछ सवाल है। मेरा प्राइम सवाल ये है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई such that after a reflection light strikes the pole। बेटा लाइट जो है वो पोल पर टकराए, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? इतना सा सवाल है बेटा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए। सवाल समझ में आ गया? ये बेटा आपका स्फेरिकल मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट आई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कोई रे आई है और यहां पर इंसिडेंस के बाद पोल से टकराती है। मुझे नॉर्मल बनाना था, तो नॉर्मल हमेशा बड़ा कहां से पास होता है? स्फेरिकल सरफेस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मैंने ऐसे एक डॉटेड लाइन बना दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यही मुझे पता करना है। अब फिजिक्स तो एक ही लाइन की है और वो लाइन तुम जानते हो। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में अगर एंगल आई है तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल आई होगा। दैट्स इट। इसके अलावा कोई फिजिक्स है नहीं बेटा मेरे पास। इसके अलावा तो मैथमेटिक्स है, वो भी आसान वाली। सुनना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं बड़े आराम से इत्मीनान से ऐसा कह सकता हूं कि इस रेडियस के सामने वाला एंगल और इस रेडियस के सामने वाला एंगल बेटा क्या होना चाहिए? सेम। सो दिस एंगल ऑल्सो शुड बी इक्वल टू आई। बेटा क्या एंगल होना चाहिए? आई होना चाहिए। ठीक है ना? अब बन गया हमारा काम। सुनना बेटा, इसी लाइन को थोड़ा सा आगे खींचो। ऐसे इसी लाइन को थोड़ा सा आगे खींचो। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अगर ये वाला एंगल आई है, दिस एंगल ऑल्सो शुड बी इक्वल टू आई। मैं रिपीट कर सकता हूं बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये वाली लाइन यूं जा रही है, यूं जा रही है। अगर ये वाला एंगल आई है तो ऑब्वियस बात बेटा ये वाला एंगल भी तो आई है। पूरी सीधी लाइन है। इन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू 180। आई प्लस आई प्लस आई, 3i should be equal to 180 degree. I comes out to be 60 degree. But I comes out to be 60 degree. But I comes out to be 60 degree. हमारा आंसर आ गया। बट I की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री। ठीक है ना? बात समझ में आएगी होगी। बड़ा कोई बहुत ही टफ काम तो बिल्कुल भी नहीं था, आसान सा काम था बेटा। ठीक है ना? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। मैं यहां पर एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मैं इसी सवाल के अंदर एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं। फाइंड, अगले पेज पे कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये करना है। कितना रिफ्लेक्शन टोटल होंगे, कितने रिफ्लेक्शन टोटल होंगे ये बताओ। ऑल्सो फाइंड टोटल डेविएशन, कुल मिलाकर कितना डेविएशन आएगा इस केस में। किस केस में? जब आपका एंगल 60 है। टोटल डेविएशन इन दिस केस। बेटा इस केस में टोटल डेविएशन कितना आएगा ये बताओ। बिल्कुल बताएंगे। मुझे इसके लिए अगला डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। चलो बना देते हैं। सिचुएशन बेटा वही है, आपके पास ये कॉनकेव मिरर,
ये बेटा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, आपके पास बेटा कोई ना कोई लाइट थी जो यूं आई, ऐसे आने के बाद फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होने के बाद बेटा रे जो थी वो इस पोल पे स्ट्राइक की। हमने नॉर्मल भी बनाया, नॉर्मल मोर और लेस बेटा ऐसा नजर आया, और ये जो पॉइंट है ये आपका ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है। करते बेटा, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी बेटा कितना आया 60 डिग्री। हमने सॉल्व किया तो ये वाला एंगल भी कितना आया 60 डिग्री। पहले कितने रिफ्लेक्शन होंगे सुनना बेटा, ये पहला रिफ्लेक्शन, दिस इज वन, फिर लाइट यहां गिरी, ये दूसरा रिफ्लेक्शन, इस दूसरे रिफ्लेक्शन के पे क्या होगा सुनना बच्चों, दिस सी से पी तक ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इट इज इटसेल्फ ए नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, सो ऑफ कोर्स दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही होना चाहिए, और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होना चाहिए तो बड़ा मेरे ख्याल से कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, और ये एंगल भी बड़ा आपका 60 डिग्री। फिर से नॉर्मल बनाओ कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल तो हमेशा मेरे बच्चे कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। ये लीजिए मैंने नॉर्मल बना दिया, छोटी सी ज्योमेट्री, बहुत ही छोटी सी ज्योमेट्री है, सुनना बेटा, सेंटर से लेकर सरफेस तक की डिस्टेंस है r, सेंटर से लेकर सरफेस तक की डिस्टेंस है r के सामने वाला एंगल और r के सामने वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होने चाहिए सेम। ये एंगल बड़ा फिर से कितना आ गया 60। अगर ये वाला एंगल 60 तो ऑब्वियस बात है ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि ये रहा नॉर्मल और यही रही इंसिडेंट रे, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 60 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो बड़ा आपका 60। रिफ्लेक्शन के बाद आपकी रे फाइनली यू निकल जाएगी, बड़ा रिफ्लेक्शन के बाद आपने फाइनली रे यू निकल जाएगी। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, और मेरे प्यारे वाले बच्चों ये आपके तीसरे नंबर का रिफ्लेक्शन। तो सवाल का जवाब आ चुका है, देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ 3 रिफ्लेक्शन, टोटल 3 रिफ्लेक्शंस। सर डेविएशन कितना हुआ, सोचते हैं बेटा, सोचते हैं। डेविएशन एक नहीं, दो नहीं, 3 बार हुआ है रिफ्लेक्शन, 3 बार, तो 3 बार आपकी लाइट मुड़ी है। पहली बार आपकी लाइट जा रही थी ऐसे, और इस तरफ जाती हुई लाइट को आपने ऐसा घुमा दिया। आप तो फॉर्मूला भी जानते हो, ये डेविएशन का मैंने इसको डेल्टा 1 बोल दिया है, 180 डिग्री -2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60, तो पहला डेविएशन आ गया 60 डिग्री, वो भी कैसे, ऐसे, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छी बात है, ज्योमेट्री से भी कह सकते थे। ज्योमेट्री से कैसे कहते हैं कि यहां से तक का टोटल एंगल है 180, उसमें से ये है 120, तो ये ऑफ कोर्स आपका 60। अगली बार फिर से यही कांड हुआ कि जो रे थी वो बेटा यूं जाना चाह रही थी, और यूं जाती हुई रे को आपने इधर की तरफ घुमा दिया, अगेन एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। पहला वाला भी एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा वाला भी एंटी क्लॉकवाइज। ये डेविएशन अगर निकालना चाहते हो, फॉर्मूला है 180 डिग्री -2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा ये रहा नॉर्मल, ये रही इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑफ कोर्स 60 डिग्री, सो ये वाला डेविएशन ऑल्सो कम्स आउट विद 60 डिग्री। पहले वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला भी मेरे प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। अगली बार क्या हुआ, अगली बार ये जो रे थी ये यूं जा रही थी, सीधी जा रही थी बेटा, सीधी जा रही थी ऐसे। ये यूं जाती हुई रे को आप लोगों ने इधर की तरफ घुमा दिया, अगेन एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज। कितना है सर ये डेविएशन, बेटा ये डेविएशन भी 180 डिग्री -2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट एंगल। बेटा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आ गया 60 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। अगर कोई मुझसे पूछे कि नेट डेविएशन कितना हुआ है, तो मैं कहूंगा कि बेटा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। हालांकि तीनों डेविएशन बेटा हमें साइन के साथ ऐड करने चाहिए, लेकिन आप इतनी चिंता इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि पहला वाला डेविएशन भी एंटी क्लॉकवाइज है
दूसरा वाला डेविएशन भी एंटी क्लॉकवाइज है और तीसरा वाला डेविएशन भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप सीधा जोड़ सकते हो, आप कह सकते हो कि सर दैट इज 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, आंसर कम्स आउट टू बी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यूं आती हुई जो रे है वो यूं गई, यूं गई, यूं गई, बिल्कुल पलट गई है। आते वक्त रे यूं थी और जाते वक्त रे यूं है, लेकिन बेटा है दोनों पैरेलल। ये वाली आने वाली लाइट और ये जो फाइनली जाने वाली लाइट है, दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल। मतलब पैरेलल मतलब वैसे एक यूं है एक यूं है, वैसे एंगल तो 180 है लेकिन है तो वैसे कोलिनियर ना, मतलब ऐसे पैरेलल तो ही है। नेक्स्ट इसी में एक सवाल हो, फाइंड, ऐसे ज्योमेट्री वाला सवाल है बेटा, सेपरेशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल और रिफ्लेक्टेड रे। जो रे एक्चुअली में आई है और जो रिफ्लेक्शन के बाद रे जो गई है, उन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, यह आपको बताना है। कर देंगे बेटा, बिल्कुल कर देंगे। जो आपकी रे आई है वो तो ये रही बेटा, जो रे रिफ्लेक्शन के बाद गई है बेटा वो ये रही, आने वाली रे फाइनली जाने वाली रे, इन दोनों के जो सेपरेशन पूछा है, वेरी इजी। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये आर है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 90, तो यहां से यहां तक का सेपरेशन आप कह सकते हो कि सर अगर ये आर है तो ये आर cos 60 है, ये आर sin 60 है। बेटा बिल्कुल सही बात है, दिस कम्स आउट टू बी आर sin 60। ये वाला एंगल बेटा फिर से 90, ठीक है। ये अगर आर है, ये वाला एंगल 60, बेटा ये वाला एंगल भी 60। ये अगर आर है तो बेटा ये आर cos 60, ये आर sin 60, दिस कम्स आउट टू बी आर sin 60। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो सेपरेशन है, ये बेटा आपका सेपरेशन है, एंड दिस सेपरेशन इज ऑफ कोर्स 2r sin 60, that is 2r sin 60, sin 60 is of course √3/2, बेटा 2 से 2 कैंसिल, दिस सेपरेशन कम्स आउट टू बी √3r। ये बेटा आपका सेपरेशन √3r है। तो कोई बेटा अगर आपसे पूछे कि इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो ऑफ कोर्स ज्योमेट्री से आ जाएगा। लेकिन इस पूरी की पूरी सिचुएशन में कोई मुझसे पूछे कि सर फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स तो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। बाकी सारी बातें तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स है ना। तो मैथमेटिक्स बेटा ऑफ कोर्स हमेशा यूजफुल तो रहेगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं। सवाल सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड है और ये मान के चल सकते हो कि फिजिक्स तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन की है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मैथमेटिक्स है, वो भी वही 9th-10th क्लास वाली मैथमेटिक्स। सुनिएगा बच्चों, आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और ये इस कॉनकेव मिरर का पोल है। ये बड़ा कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मुझे गिवन है, दैट इज आर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, दिस लाइन एज यू नो इट वेरी वेल, दिस लाइन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने एक लाइन भेज दी बेटा, एक रे भेज दी ऐसे, ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये सवाल में लिखा हुआ है कि इट इज पैरेलल टू सीपी। बड़ा सीपी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली लाइन, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल है। अगर आपको यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर डिफाइन करना है तो बड़ा पहले एक काम कीजिए, यहां पर नॉर्मल डिफाइन कीजिए। कॉनकेव मिरर या फिर किसी भी स्फेरिकल मिरर के अंदर आप लोग जानते हो कि नॉर्मल डिफाइन करने के लिए हमें एक ऐसी लाइन बनानी होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है। दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपके पास आई है, ये आई आपको गिवन है। तो गिवन क्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी गिवन है। ये रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट करती है। आपको बताना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, फाइंड सी क्यू।
बेटा फाइंड सी क्यू। इतना सही आपका सवाल है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि इस सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की है, वो मैं भी लिख दूंगा। सवाल है बेटा फाइंड सी क्यू, सी से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस। सवाल समझ में आ गया? रे आई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट करती है। इस क्यू पॉइंट के सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। तो चलिए करते हैं बेटा सवाल। सबसे पहले फिजिक्स लगाइए। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। As we know that the law of reflection says that the angle of incidence equals to angle of reflection. So this angle also comes out to be I. This is the only physics. सिर्फ और सिर्फ इतनी सी फिजिक्स है और किसी प्रकार कोई फिजिक्स नहीं है। मुझे ये C से Q तक की डिस्टेंस निकालनी है। बड़ा C से Q तक की जो डिस्टेंस है मैं इसको एक बार के लिए x मान लेता हूं। मुझे x निकालना है। मैं इस x को तीन तरीके से निकाल सकता हूं। ऐसे ही ज्योमेट्री बेटा तीन तरीके से निकाल सकता हूं, देखिएगा कैसे। पहले ज्योमेट्री सुनना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो अगर ये एंगल आई है तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी आई है। नहीं समझ में आया? बताता हूं। ये मान लीजिए दो लाइन है ऐसे पैरेलल और एक लाइन ऐसे है यू। देन यू नो इट वेरी वेल कि दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम, सो दिस एंगल इक्वल्स टू आई, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी आई। ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है, तो इस ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल 180 होना चाहिए। तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी पाई माइनस 2i। चलिए बच्चों, इस ट्राइंगल में इस आई के सामने वाली जो लेंथ है ये x है, मुझे निकालनी है। ये वाला एंगल आई है तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाली लेंथ भी क्या होगी, x। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, तो इस एंगल के सामने वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड बराबर होनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच की जो दूरी है वो बेटा आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मुझे ये x निकालना है। मैं इस x को कई तरीके से निकाल सकता हूं। जैसे पहला तरीका, मैं इसको साइन लॉ से निकाल सकता हूं। सर ये साइन लॉ क्या होता है? बड़ा हल्का फुल्का आपको भी पता होगा साइन लॉ क्या होता है। साइन लॉ होता है x अपॉन साइन आई, x अपॉन साइन आई शुड बी इक्वल टू r अपॉन साइन पाई माइनस 2i, साइन पाई माइनस 2i। बेटा साइन पाई माइनस 2i इज बेसिकली साइन 2i, एंड वी नो दैट कि साइन 2i ऑब्वियसली मीन्स 2 साइन i कॉस आई। बेटा ये साइन आई आपका कैंसिल और हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। x मतलब C से Q तक की डिस्टेंस आ गई है। बेटा कितनी आ गई है, r अपॉन 2 कॉस आई, या फिर r अपॉन 2 सेक आई। ये बेटा मेरे पास C से Q तक की डिस्टेंस आ गई है। समझ गए प्यारे बच्चों? और एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में ही जिस फॉर्मेट में सवाल पूछा गया था, r हमें सवाल में गिवन था, i हमें सवाल में गिवन था। कोई बच्चा कह दे कि सर कोसाइन लो लगा तो तब भी आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल आ जाएगा। कोसाइन लो क्या कहता है? बेटा कोसाइन लो कहता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जिस किसी बच्चे को नहीं आता वो देखे कोसाइन लो, हालांकि मुझे लगता है कि सारे बच्चों को आता है। थर्ड वाली साइड का स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी कॉस ऑफ दिस थीटा, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस 2i। तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर 1। बेटा कॉस पाई माइनस 2i इज माइनस कॉस 2i, माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस।
ठीक है बच्चों, 1 प्लस कॉस 2i कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर आई। तो मेरे पास आर स्क्वायर आ गया बेटा कितना, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई। इट गिव्स मी, बेटा नीचे ले आओ फिर रूट ले आओ, तो x कम्स आउट टू बी r अपॉन 2 कॉस आई। ये ले बेटा आपके x की वैल्यू या फिर c से q तक की डिस्टेंस आ गई। दिस इज द डिस्टेंस सी क्यू। आई रियली होप बेटा सारी बात समझ गए। एंड थर्ड, सिंपल ज्योमेट्री से भी हम आंसर ला सकते हैं बेटा, सिंपल ज्योमेट्री से भी आंसर ला सकते हैं। तो सर सबसे पहले इसको क्यों नहीं बताया, ऐसे ही मैं तो बेटा देख रहा था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत साइन लो कोसाइन लो की प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, चलिए ज्योमेट्री से कैसे आंसर आएगा सुनना। एक काम करो बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचता, परपेंडिकुलर खींचा तो ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90। अब ये जो एक ट्राइंगल था इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये एक ट्राइंगल, ये आपका दूसरा ट्राइंगल। ध्यान से देखो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। सर कैसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम। ऑफ कोर्स बेटा अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपका सेम, और ये वाले साइड आपके कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है, ये वाली लंबाई दोनों में कॉमन है, तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होनी चाहिए। सर पूरी लेंथ तो r थी, और बेटा पूरी लेंथ अगर r थी तो उसकी अब ये आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, r/2। कितनी होनी चाहिए बेटा, r/2। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को जरा गौर से देखो। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बड़े आराम से लिख सकता हूं कि cos i इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस आ गया, ये आपका बेस आ गया है। बेस है आपका r/2, बेस है बेटा आपका r/2 अपॉन हाइपोटेनस, बेटा हाइपोटेनस इज योर सी क्यू, तो सी क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई r/2 cos i, विच इज ऑल्सो योर x, विच इज ऑल्सो योर x। आई रियली होप कि सारी की सारी बातें बेटा बड़े आराम से इत्मीनान से समझ गए। ठीक है बेटा, आई होप इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और तीन तरीके से सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आंसर लाना तो हमारा एम था ही नहीं, हमारा एम तो चीज़ें सीखना, बातें सीखना, कैसे मैथमेटिक्स हमारे काम आती है, कैसे एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, कैसे एक ही रिजल्ट पर हम अलग अलग तरीकों से पहुंच सकते हैं। और अगेन मैंने तो हो सकता है 3 तरीके बताए हूँ, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में और भी कोई ज्योमेट्री आ रही हो, कोई चौथा तरीका भी सोच रहा हो, तो इट्स ओके। ठीक है, इट्स ऑब्वियस बात है कि ऐसे सोचेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, आंसर तो आते रहते हैं, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जो बात हमने सीखी है उस बात को हम थोड़ा सा आगे अप्लाई करते हैं। हेडिंग लिखिएगा स्फेरिकल एबरेशन, बेटा स्फेरिकल एबरेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक कॉनकेव मिरर है, ये बड़ा इस कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैं इस पर कुछ रेज भेज रहा हूं। अरे इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेट्स से इट इज r। मैं 3 अलग अलग रेज दिखा रहा हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। एक रे ऐसे आ रही है, एक रे बेटा ऐसे आ रही है, दूसरी वाली रे बेटा ये रही। ऑल द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और तीसरी रे ये रही। All the rays are parallel to principal axis. All of them are parallel to principal axis. मान लीजिए बेटा यहां कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे यहां गिरी, ये बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी बड़ा रे यूं आई, इसका ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तीसरी रे बड़ा ये रही, ये रहा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको मैंने I3 बोल दिया, इसे मैंने I2 बोल दिया,
और इसमें I1 बोल दिया। As you can see that कि I3 is maximum, I1 is the least. I1 सबसे छोटा, उससे बड़ा I2 और उससे बड़ा I3। ठीक है। नाउ रिफ्लेक्शन के बाद रेस जो होंगी वो यूं चलते 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 यूं निकल जाएंगे, किसी न किसी पॉइंट से स्ट्राइक करेंगी, यू रे निकल जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी न किसी पॉइंट से स्ट्राइक करेंगे। ये जो डिस्टेंस होगी वी नो इट वेरी वेल, हमने अभी भी निकाली है कि इट इज r/2, नीचे cos i लिख दो या ऊपर sec i लिख दो। हम इस बात को जानते हैं कि sec i1 से बड़ा sec i2 होगा और sec i2 से बड़ा sec i3 होगा। जिसका sec बड़ा होगा, भाई c से जो डिस्टेंस है वो तो r/2 sec i है, r/2 सब में सेम ही है। जिसका sec i बड़ा उसकी ये डिस्टेंस बड़ी। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर इसका अर्थ तो ये, आराम से देखना, मेरे बच्चे शायद ही बोलेंगे कि सर दूसरी वाली रे यूं जाएगी, ऐसे ऐसे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बड़ा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो इसका सेक बड़ा है, और अगर इसका सेक बड़ा है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाली डिस्टेंस भी ज्यादा आएगी। इससे ज्यादा एंगल ये है, I3 तो और बड़ा है, तो sec I3 तो और बड़ा है, sec I3 और बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला जो डिस्टेंस है जो हमने अभी भी निकाली थी r/2 sec I, ये और बड़ी होगी। इसका मतलब ये वाली जो रे है ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और दूर से निकल जाएगी, और दूर से निकल जाएगी और इस तरह से। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रेस, गौर करो, एक रिफ्लेक्टेड रे बड़ा ये रही, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही। ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेस जो है ये सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं हो रही है, बल्कि ये अलग अलग पॉइंट्स की तरफ जा रही हैं। एक रे बड़ा यूं गई है, एक रे बड़ा यूं गई है। मैं एक काम करता हूं, बड़ा तीनों जो रिफ्लेक्टेड रेस है ना, इसको मैं अलग अलग कलर से दिखाता हूं। एक मिनट, हाँ, जैसे मैं ना पहले वाली जो आई ना रे, उसको ऐसे दिखाता हूं। ये लीजिएगा, पहले वाली रे आई ऐसे, दूसरी वाली जो रे है उसका आई बड़ा तो सेक आई बड़ा, सेक आई बड़ा तो वो सेंटर से और ज्यादा दूरी पे आएगी, वो बड़ा रे यूं आएगी, ये दूरी और ज्यादा होगी। जो I3 है वो तो और बड़ा, sec I3 तो और बड़ा, sec I3 और बड़ा तो बड़ा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और दूरी से प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही। क्या ये सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट मीट कर रही हैं? आप बोलोगे नहीं। दिस इनकैपेबिलिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर to focus all the rays at a single point is known as a spherical aberration। ये इनकेपेबिलिटी स्फेरिकल मिरर की कि वो सारे के सारे रेज को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाता, इस कमी को, इस खामी को, हम इस डिफेक्ट को बड़ा क्या बोलेंगे? स्फेरिकल एबरेशन। बाय डेफिनेशन ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट इज योर इमेज। ये बड़ा आपके पास इमेज आ गई I1, ये आपके पास एक रिफ्लेक्टेड रे, ये आपके पास एक रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट इज योर इमेज, मैंने इसको I2 बोल दिया। ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को बड़ा मैंने क्या बोल दिया? इमेज। अरे यार तीन तीन तो इमेज आ रही है, इसका मतलब प्रिसाइजली एक सिंगल पॉइंट पर इमेज ना आकर ऐसे इमेज जो वो अलग अलग जगह ब्लड टाइप की आ रही है, थोड़ी इमेज वहां दिख रही है, थोड़ी वहां, थोड़ी वहां, थोड़ी, एक सिंगल पॉइंट पे इमेज नहीं बन रही। एंड ये जो कमी है, ये जो खामी है कि सारे के सारे पॉइंट सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं हुए, दिस खामी, दिस खामी, दिस डिफेक्ट इज नोन एज योर स्फेरिकल एबरेशन। एबरेशन का लिटरल मीनिंग ही है कमी, खामी या बड़ा आपका डिफेक्ट। आई रियली होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। लिखना चाहो बेटा इस बात को आप इंग्लिश में लिख सकते हो। दिस इनकैपेबिलिटी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर
to focus all the reflected rays at a single point is known as spherical aberration। बड़ा बार बार कह रहा हूं, एब्रेशन मीन्स कमी, खामी, डिफेक्ट। समझिए बेटा इस बात को। लेकिन सर इस कमी को दूर करना पड़ेगा। अगर इस कमी को दूर नहीं करेंगे तो हमें एक प्रिसाइज इमेज दिखने के बजाय ऐसे इमेज जैसे क्लस्टर टाइप में दिखेगी, अलग अलग जगह दिखेगी, और हो सकता है कि अलग अलग जगह से इमेज दिखे तो पूरी बढ़िया इंटेंसिटी से हमें इमेज दिख भी ना पाए। तो सर इसको दूर तो करना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स हम इस स्फेरिकल एबरेशन को दूर करने की कोशिश करेंगे। किसी कमी को, किसी खामी को दूर करने के लिए पहले ऑब्वियस बात है जानना तो पड़ता है कि कमी क्या है, तो पहले तो जाना है कि कमी क्या है, खामी क्या है, दूर भी कर ही लेंगे। आगे चलिए प्यारे बच्चों, हेडिंग लिखना, हाउ टू रिमूव स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन कैसे दूर करें, बड़ा लिखेगा। आप सबसे पहला काम है पैराबोलिक मिरर यूज करें। बड़ा पैराबोलिक मिरर इस तरह का सा होता है। हालांकि पैराबोलिक मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है, बस बड़ा इसका जो शेप है वो इस तरह से पैराबोला टाइप होता है। और ये बड़ा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज यूं आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बड़ा रेज अगर यूं आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज यूं आएंगी, ये कहां से आ गए, यूं आएंगी, तो पैराबोला की ये प्रॉपर्टी है कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज जो है वो सिंगल पॉइंट से पास हो जाती है। स्फेरिकल के अंदर ये वाली चीज नहीं थी, लेकिन बड़ा पैराबोला के अंदर ये वाली खास बात है। बड़ा पैराबोला वाली खास बात है। इसी कारण से आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि हमारी जो गाड़ियां होती हैं उनकी जो हेडलाइट्स होती है ना, उनके अंदर क्या होता है कि हेडलाइट में यहां बीचों बीच बल्ब लगा रखा होता है, और सामने तो लाइट बल्ब से डायरेक्ट चली जाती है, और इधर की तरफ एक पैराबोलिक मिरर लगा देते हैं, तो उसमें से जो लाइट निकलेगी कुछ तो सीधी निकल जाएगी यूं यूं, और कुछ जो होगी ना वो ऐसे अंदर आएगी, मिरर से टकराएगी और पैरेलल हो जाएगी। भाई पैरेलल आती हुई रे को आपने यहां से गुजार दिया तो यहां से निकली हुई रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, है कि नहीं। तो है ना, हमारी गाड़ी में जो क्या कहते हैं बेटा, जो हेडलाइट होती है उसके अंदर ऐसा पैराबोलिक मिरर होता है और बीचों बीच बल्ब पड़ा होता है। उस बल्ब से डायरेक्ट रे यूं 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 तो जाएगी, और इधर जो रे जाएगी ना वो रे जाएगी पैराबोलिक मिरर से टकराएगी और फिर ऐसे सामने बिल्कुल फोकस पे अगर मान लो बल्ब रख दिया तो उसमें से रे यूं आई और टकराने के बाद ऐसे पैरेलल हो जाएगी। तो सीधा वाला तो लाइट जा ही रही है और अंदर इधर वाली रे यूं जाके ऐसे चल जाती है। पैराबोलिक मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू हैव नो इट, है ना, जानना तो चाहिए तुमको। लेकिन इस वाले केस में तो हम लोगों ने मिरर ही चेंज कर लिया, स्फेरिकल की बजाय तुमने पैराबोलिक यूज कर लिया। स्फेरिकल में हम ऐसा क्या करें कि उससे हम स्फेरिकल एबरेशन हटा दें। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि यूज स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। बड़ा स्मॉल अपर्चर मतलब छोटी साइज का मिरर यूज करें। सर इससे फायदा क्या होगा? बड़ा इससे फायदा ये होगा कि आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा कम आएगी। कैसे? सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई स्फेरिकल मिरर ऐसे, ये इसकी बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे नजदीक में ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आने दें, सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक वाली जो रेज है ना वही गिरने दें, दूर वाली ना गिरने दें, क्योंकि जो दूर वाली थी ना बड़ा उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ ये जो रेज हैं रेज नियर प्रिंसिपल एक्सिस है, सिर्फ यही गिराएंगे।
इन सब का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा। इन सारे के सारे रेज का एक नाम भी होता है, बड़ा इनका नाम होता है पैरेक्शियल रेज। बड़ा क्या नाम होता है? पैरेक्शियल रेज। सर से फायदा क्या होगा? सुनना बेटा, आप है ना जानबूझ के, अच्छा एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी ऐसी रेज यूज कीजिए जो बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक हो और जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा हो। जैसे बड़ा मान लीजिए कि ये वाली जो रे है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट से बड़ा 5 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स इस वाले का तो 5 डिग्री से भी छोटा होगा। ये वाले जो रे है बड़ा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कोशिश करो कि 5 डिग्री या उससे छोटा हो। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 5 डिग्री से भी छोटा होगा। इससे दूर रेज गिरने ही मत दीजिए। सिर्फ ना गिरने तो इसके लिए मैं क्या करूं? 2 चीजें कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो आप लोग कि आप मिरर यूज ही छोटा करो, ऐसे छोटा मिरर यूज करो। अगर आप छोटा मिरर यूज करोगे इसका मतलब आपने ऐसा मिरर यूज किया है जिसका अपर्चर छोटा है। यह है बड़ा आपका अपर्चर। अपर्चर अगर छोटा होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक से ही रेज आएंगी। नजदीक से रेज आएंगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, 0 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा, छोटा होगा। और अगर वो छोटा होगा तो उससे फायदा यह है कि हमारा जो cos i है इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड 1। बड़ा आपका जो आई है ये बड़ा 0 है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग 1 के बराबर आएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है जहां पर जाती है, जिसको हम CQ कहते थे, बड़ा क्या कहते थे, C से Q तक की डिस्टेंस, वो आ जाएगी R/2 टाइम्स cos i। एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होगा तो cos i बड़ा लगभग लगभग 1 होगा, तो C से Q तक की जो डिस्टेंस है ये आपके पास आ जाएगी R/2 और ये I पर डिपेंड नहीं करेगी। गौर करना। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि चाहे ये वाली रे हो, 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 ये सारी के सारे जो रेज हैं, रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेंगे उसको, चलो एक बार मैं क्यू कह देता हूं, तो C से Q तक की जो डिस्टेंस है वो बेटा सबके लिए सेम आएगी। वैसे कितनी आती थी बेटा? वो R/2 cos i आती थी, लेकिन आपका i जो है वो बहुत छोटा है तो cos i बेटा लगभग लगभग 1 है, तो ये डिस्टेंस आपके पास सबके लिए R/2 आ जाएगी। और इस पॉइंट का हम नाम निकाल देंगे। अरे प्यारे बच्चों, इसका क्या नाम निकाल देंगे? इसका नाम हम निकाल देंगे प्रिंसिपल फोकस। पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर फोकस हो गई है और ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है, इसलिए हम इसका नाम निकाल देंगे प्रिंसिपल फोकस। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच है। ये वाले डिस्टेंस भी आपके पास R/2 और ये वाले डिस्टेंस भी बड़ा आपके पास R/2, क्योंकि यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस आपके पास R थी। और हमारे सिलेबस में, जेई सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पैरेक्शियल रेज ही सिलेबस में है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बड़े हुए वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो हमने इस तरह के सवाल किए हैं, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़े थे, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए किए हैं। अदरवाइज हमारी जितनी भी थ्योरी है स्फेरिकल मिरर की, वो सिर्फ और सिर्फ पैरेक्शियल रेज के लिए ही है, जिसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होगा और जो रेज इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पास से आएंगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से गुजरेंगे, उस पॉइंट का हम नाम निकाल देंगे। अरे बेटा क्या नाम निकाल देंगे? प्रिंसिपल फोकस। आई रियली होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए बेटा इसको और डिटेल में आराम से इत्मीनान से देखते हैं। तो स्फेरिकल एब्रेशन अगर हटाना हो तो मिरर यूज करो। कैसा? ऐसा मिरर यूज करो जिसका अपर्चर बड़ा बहुत ही छोटा हो। अपर्चर बड़ा बहुत ही छोटा हो। टू रिमूव स्फेरिकल एबरेशन यूज स्फेरिकल मिरर ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर। इतनी सी बात। चलिए खैर आगे चलते हैं। हेडिंग लिखिए प्रिंसिपल फोकस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम बड़ा इसको अक्सर इस पॉइंट को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस
equidistant from pole and सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता हो, बड़ा दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। और डिटेल भी देखेंगे, चिंता मत करो। मैं एक बार बनाना चाहूंगा, फिर मुझे एक पॉइंट और लिखाना है। बड़ा ये आपके पास है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। बड़ा ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं बड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर और बड़ा मिरर के बीच की दूरी आपके पास आर है। मैंने मान लीजिए बच्चों कि इस पर कुछ रेज भेज दी और ये सारे की सारी जो रेज हैं ये बड़ा बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक है, ऐसे पैरेक्शियल रेज। ये सारी की सारी रेज रिफ्लेक्शन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएंगे, यूं जाएंगे। कारण आपको बड़ा हल्का फुल्का पता ही है। कारण आपको पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे यूं आई यूं गई, ये बड़ा आपके नॉर्मल है। ये जो पॉइंट है बड़ा आपका प्रिंसिपल फोकस है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है बड़ा ये आपके पास r/2 है। यही नहीं, पोल से भी इसकी जो दूरी है, एज यू कैन सी दैट कि दिस इज r/2। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। मैं लिख भी दूं कि दिस पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर पर पैरेलल रेज अगर डालोगे तो उनको इस तरह से कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इस तरह के मिरर का हम एक नाम और निकालते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अगर कभी कन्वर्जिंग मिरर लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस जो है यहां पर एक्चुअल में रेज मीट कर रही हैं, तो इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि कॉनकेव मिरर के केस में हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है ये रियल है, ये बड़ा रियल है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है r/2, इसको हम फोकल लेंथ भी कहते हैं। बड़ा इसको हम एक नाम भी देते हैं, फोकल लेंथ। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। मैं एक बार यही सारे के सारे काम बड़ा कॉन्वेक्स मिरर में भी करना चाहता हूं। ये रहा बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने बेटा इधर से पॉलिश कर रखी है और ये आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। कॉन्वेक्स मिरर में जैसा आप जानते हो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से r। मैंने कुछ रेज भेजी, इधर से तो भेजने का फायदा नहीं है, रिफ्लेक्टिंग साइड इधर है तो इधर से भेजने का फायदा है। बेटा कुछ रेज भेजना, मैंने एक रे बेटा यूं भेज दी, ये तो बड़ा नॉर्मल इंसिडेंस है, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। मैंने कुछ रेज और भेज दी, मैंने भेजी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक से ही है। सारे की सारी रेज जो है बड़ा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऑल आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा अभी देखते हैं क्या होगा, गौर कीजिएगा बेटा। इस रे के साथ क्या होगा ये पता करने के लिए मैंने नॉर्मल बना दिया। दूसरी वाले रे के साथ क्या होगा ये पता करने के लिए मैंने ऐसे नॉर्मल बना दिया। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रे नीचे से आई है तो ऊपर से चली जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद रे विल मूव लाइक दिस। रे बेटा यूं आ रही है, ये आपका नॉर्मल है। रे ऊपर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऑफ कोर्स ऐसे नीचे से निकल जाएगी। ये वाली रे बेटा आई, यही नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऑफ कोर्स ये रे तो यूं की यूं वापस लौट जाएगी। इन सारी की सारी रेस को बड़ा, ये सारी की सारी रेस बड़ा गौर करना,
पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज कर रही हैं, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का मैं एक नाम और निकाल देता हूं बेटा जी। क्या नाम निकाल रहे हैं? डाइवर्जिंग मिरर। इज इट ओके? ये सारी की सारी जो पैरेलल रेज हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, एक पॉइंट से आती हुई फील हो रही है। जिस पॉइंट से बड़ा रेज आती हुई फील हो रही है बेटा, दैट पॉइंट इज नोन एज योर प्रिंसिपल फोकस। इस वाले केस में भी रेज पैरेलल जो आ रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजर रही हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इस केस के अंदर भी जो रेज पैरेलल आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजर रही है बेटा, दैट पॉइंट इज नोन एज योर प्रिंसिपल फोकस। बेटा दिस पॉइंट इज नोन एज योर प्रिंसिपल फोकस। और अगेन बेटा प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से इक्वी डिस्टेंट होगा पैरेक्शियल रेज के लिए। अगर ये आपका पोल है तो बेटा दिस डिस्टेंस विल बी r/2, दिस डिस्टेंस आल्सो कम्स आउट टू बी r/2, दिस r/2 विल बी योर फोकल लेंथ। बस यहां पर एक हल्का सा चेंज इस बात का है कि ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस है ये एक्चुअल नहीं है, इमेजिनरी है, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये यहां पर एक्चुअल में थोड़ी मीट कर रहे हैं। हाँ, यहां कहीं कोई ऑब्जर्वर अगर खड़ा है तो उसको बड़ा ये सारे से रेज इस पॉइंट से आते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए इस केस के अंदर आपका जो प्रिंसिपल फोकस है ये एक आपका वर्चुअल फोकस है। कॉनकेव मिरर में वो रियल फोकस था, यहां पर आपका ये वर्चुअल या फिर इमेजिनरी फोकस है। आई रियली होप बेटा सारे की सारी बात आप बढ़िया से समझ गए होंगे और आपने याद भी कर लिया होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्या सर और भी फोकस हो सकते हैं? हां बेटा, फोकस का जो प्लूरल है दैट इज फोकाई, FOCII। तो हो सकता है कि बेटा और भी फोकस हो। देखिए बेटा और कौन से फोकस हो सकते हैं। मान लीजिए कि बेटा मेरे पास है ये कोई मिरर, ये बेटा आपके पास लेट्स से प्रिंसिपल एक्सिस। गौर करना बेटा, मैंने कुछ रेज भेजी, अगेन पैरेक्शियल रेज है, लेकिन अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ऐसे हैं आपस में। तो ये रेज पैरेलल है लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए बेटा कि आपको ये वाला एंगल थीटा गिवन है, तो ये सारे के सारी पैरेलल रेज भी रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट से गुजरेंगी। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरेंगी बेटा, दैट पॉइंट इज नोन एज योर फोकस। बेटा देखना, यहां कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर को जोड़ने वाला लाइन बेटा क्या है? नॉर्मल। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एंगल सेम। दूसरी वाली रे बेटा आपके पास यूं निकलेगी, तीसरी वाली रे बेटा आपके पास ऐसे निकलेगी। ऐसे अगर छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अगर रे आएंगी तो बेटा अगेन रिफ्लेक्शन के बाद किसी न किसी पॉइंट से मीट करेंगी। जिस पॉइंट से बेटा मीट करेंगे बेटा, दैट पॉइंट इज नोन एज योर फोकस। तो ये फोकस प्रिंसिपल पर एक्सिस पर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ऊपर से रेज अगर यूं आएंगी तो प्रिंसिपल फोकस नीचे आ जाएगा, नीचे से अगर रेज आएंगी तो प्रिंसिपल फोकस नहीं, फोकस। ऊपर से अगर रेज आएंगी तो फोकस नीचे आ जाएगा, नीचे से अगर रेज आएंगी तो फोकस ऊपर आ जाएगा। और रेज अगर ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो फिर फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई करेगा। उस फोकस का हमने स्पेशल नाम निकाल रखा है, क्या? प्रिंसिपल फोकस।
इनका नाम प्रिंसिपल फोकस नहीं है, ये तो ऐसे ही नॉर्मल फोकस टाइप के से लोग हैं, ठीक है ना। ऐसे तो खूब सारे फोकस हो सकते हैं, ऐसे तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों फोकस हो सकते हैं। हाँ बेटा, एंगल चेंज कर दो यूं 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 तो बड़ा फोकस चेंज हो जाएगा। एक बात और बेटा, ये जो डिस्टेंस होगी ये बड़ा आपके पास अगेन एफ होगी, मतलब बड़ा फोकल लेंथ, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बड़ा दिस डिस्टेंस विल बी एफ इंटू थीटा। थीटा छोटा है बेटा इसलिए बोल रहा हूं, जब भी डिस्टेंस वगैरह लिखते हो तो थीटा हमेशा रेडियन में। बेटा फिर से बोल दूं, यहां से तक डिस्टेंस आपके पास आर, ये डिस्टेंस r/2, r/2 को हम क्या लिख सकते हैं f। अगर ये डिस्टेंस f है, ये थीटा है, तो बाय थीटा की डेफिनेशन दिस डिस्टेंस कैन बी रिटन एज f इंटू थीटा, बट थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो ऐसे तो खूब सारे फोकस हो सकते हैं अगर रे इस तरह से आपस में पैरेलल आए तो मतलब बड़ा सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूं कि पैरेलल रेज भेज दीजिए और किसी मिरर पर इंसिडेंट कर दीजिए, रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज बड़ा किसी न किसी पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगी, या तो उस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी या किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी, जैसे कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हुआ था। दैट पॉइंट इज नोन एज योर फोकस। और वो फोकस अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता तो उसका नाम निकाल देंगे प्रिंसिपल फोकस, अदरवाइज आर्म फोकस। ठीक है, तो इस बात को अगर लिखना चाहो तो बड़ा वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो, इफ parallel beam of light is incident on spherical mirror, then reflected rays may converge to a point or may appear to diverge from a point। बट ऑफ कोर्स कॉन्केव के केस में तो बड़ा उस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, डाइवर्ज कौन से केस में होंगी, कॉन्वेक्स के केस में एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, may appears to diverge from a point, this point is known as focus। और ये बड़ा अगर फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई किया तो हम इसका स्पेसिफिकली क्या नाम निकाल देंगे, प्रिंसिपल फोकस, सिंपल। ठीक है बेटा, थोड़ी थ्योरेटिकल बातें थी, आई होप बोर नहीं हुए होंगे। आगे चलते बेटा एक छोटी सी थ्योरेटिकल बात और, दैट इज फोकल प्लेन। सुनना बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कॉन्केव मिरर और ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r। हम जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहां कहीं है तो इसकी प्रिंसिपल फोकस बिल्कुल बीचों बीच होगी, प्रिंसिपल फोकस ऐसे बीचों बीच होगी। यहां से कितने डिस्टेंस पे होगी, स्मॉल f डिस्टेंस पे, बड़ा स्मॉल f जो है वो r/2 है। बाकी सारे फोकस कहाँ होंगे, जैसे मान लो रे ऐसे आएगी तो वो फोकस यहाँ होंगे, रे यूं आएगी पैरेलल थोड़ा वो फोकस यहाँ होंगे। तो बाकी सारे के सारे फोकस जो होंगे वो ऐसे एक प्लेन पर लाई करेंगे। वो फोकस, वो जो सारे के सारे फोकस हैं वो यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। दैट फोकस कैन बी हियर, 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 डिपेंडिंग ऑन कि रे नीचे से आ रही है या रे ऐसे ऊपर से आ रही है, कितने एंगल पे आ रही है। मैं यहां पर एक छोटा सा प्लेन बना रहा हूं, जो प्लेन बेटा इन सारे के सारे फोकस को कंसिस्ट करता हो, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस से गुजरता हुआ ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, दिस प्लेन इज नोन एज योर फोकल प्लेन। दिस इज नोन एज योर फोकल प्लेन। दिस फोकल प्लेन
consists of all foci and it is perpendicular to principal axis. ये बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये ऑब्वियस बात है कि पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस से गुजरता होगा, ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अरे बेटा ये जो स्पेलिंग है ये गलत हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस, ये बड़ा आपका प्रिंसिपल फोकस से गुजरता हुआ ये ऐसा प्लेन है। ऐसा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी हो सकता है। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये बड़ा आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है, ये आपका पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीचों बीच बड़ा ये आपका प्रिंसिपल फोकस। आप एक काम कीजिए कि आप एक प्लेन बना दीजिए, ऐसा एक प्लेन बना दीजिए जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। दिस प्लेन इज नोन एज योर प्रिंसिपल प्लेन, सॉरी focal plane. This is known as your focal plane. This is focal plane और principal axis का जो intersection point है that is your principal focus. ठीक, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इस बात को। Intersection of principal axis and focal plane is principal focus, ठीक है। और बाकी सारे फोकस बड़ा वो यहां 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 कहीं भी हो सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज थोड़ा काम आने वाला एक रे ट्रेसिंग और सीख लेते हैं। हालांकि इस तरह की रे ट्रेसिंग हो सकता है कि आपने कभी 10th क्लास के अंदर भी सुनी हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट सी बात है, सुनिएगा। मैं ये दोनों के लिए करके दिखा रहा हूं। मैं बेटा आपको ये कॉनकेव और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए करके दिखा रहा हूं। 3-4 पॉइंट है, वैसे 4 पॉइंट है, मैं 3 में कवर कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने कोई रे, अगर बेटा आपने कोई रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दी, अगर ऐसे कोई रे आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दी, ऑफ कोर्स बेटा मैं पैरेक्शियल रेस की बात कर रहा हूं जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी जो रेज होंगी वो एक स्पेसिफिकली एक पॉइंट से गुजरेंगी। जिस पॉइंट से ये सारे के सारे रेज गुजरेंगी दैट पॉइंट इज नोन एज योर प्रिंसिपल फोकस। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज भेज दूं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल अगर रेज भेज दूं, तो ये सारे के सारे जो रेज होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद, ये सारे के सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, बड़ा एक पॉइंट पर से आती प्रतीत होंगी, बड़ा दैट पॉइंट इज नोन एज योर प्रिंसिपल फोकस। ये मेरा पहला पॉइंट है, ये मेरा पहला पॉइंट है। अब मैं इसका जस्ट उल्टा पॉइंट ही बोल रहा हूं। इसका जस्ट उल्टा पॉइंट ये है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बेटा पहला वाला पॉइंट तो लिखने की जरूरत नहीं है, इस पर तो हम पिछले 10-15 मिनट से बातें कर रहे हैं। हम सीधे ही दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। हम बड़ा सीधे ही दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा वाला पॉइंट मुझे सिंपल सी बात बोलता है, क्या
कि अगर आपके पास ये प्रिंसिपल फोकस है तो कोई इंसिडेंट रे अगर इस प्रिंसिपल फोकस से अगर गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा आपकी रे क्या हो जाएगी, पैरेलल। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई रे अगर बेटा ऐसे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है बड़ा वो ऐसे निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल निकल जाएगी। पहले वाले स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा है। बड़ा लिख लेना, इफ, मैंने बेटा पहले वाला जो पॉइंट था ना उसमें स्टेटमेंट नहीं लिखाया, चलेगा ना, वो तो बड़ा आधे घंटे से भी तो बात कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा हूं, दूसरा लिखा हूं, इफ इंसिडेंट रे passes through principal focus, then after reflection ray will get parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसा मैं एक डायग्राम आपको कॉन्वेक्स के लिए बना के दिखाता हूं बेटा। जैसे बेटा ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये बेटा आपकी पॉलिश्ड साइड, और ये बेटा आपकी लेट से प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लीजिए बेटा आपका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बेटा मान लीजिए आपका कहीं ना कहीं प्रिंसिपल फोकस। बेटा रिफ्लेक्टिंग साइड ये है। मान लीजिए बेटा कोई रे ऐसे आई जो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है। सर रे प्रिंसिपल फोकस से कैसे गुजरती है, समझाता हूं बेटा कैसे गुजर सकती है। यू आई और मिरर को ऐसे स्ट्राइक की। अब स्ट्राइक की इसका अर्थ नहीं कि है ना ये जाके बेटा मिरर को तोड़ के अंदर चली जाएगी। रे आई ऐसे, अगर मैं इस रे को आगे एक्सटेंड कर दूं तो मुझे ये ऐसे फोकस जाते हुए दिखाई देगी ऐसे, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे। ये बड़ा आपका ऑफ कोर्स नॉर्मल, ये ऑफ कोर्स आपका नॉर्मल, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन के बाद जैसे मैंने आपको समझाया, दिस रे विल गेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। रे जो है वो रिफ्लेक्शन से पहले अगर फोकस से गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसका उल्टा हम पहले लिख चुके थे। अगला पॉइंट बेटा, ये तो हो ही गया। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि बेटा मान लीजिए कि मेरे पास लेट से कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहां कहीं बेटा कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई अगर कोई रे आएगी तो यही इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। तो रे जैसे आई थी वैसे ही पलटकर वापस चली जाएगी। लेट मी रिपीट इट। कोई रे अगर ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई जो रे है यही तो नॉर्मल है, और अगर यही नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो। मिरर को ये कैसे स्ट्राइक कर रही है? परपेंडिकुलरली। जिस रास्ते से रे आई है उसी रास्ते पर रे पलटकर वापस चली जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। रे बेटा अगर ऐसे आएगी, जैसे आई थी वैसे ही पलटकर वापस, वैसे ही पलट गया। समझ गए बेटा इस बात को? तो मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख देंगे। इफ इंसिडेंट रे passes through center of curvature, बेटा मैं सी लिख रहा हूं, चलेगा ना? Then it will
strike the mirror normally and after reflection ray will retrace its path back. जिस रास्ते से रे आई है बेटा उसी रास्ते पर आपकी रे पलटकर लौट जाएगी। एक बार ये चीज अपन कॉन्वेक्स में भी चेक कर लेते हैं। ये बेटा आपका कॉन्वेक्स और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं। अब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसे गिर सकती है? ऐसे गिर सकती है कि रे यूं आई यूं आई यूं आई यूं आई यूं आई। अगर मिरर बीच में नहीं आता ना तो ये रे चलते 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिर जाती। ये तो बड़ा बीच में आ गया, अदरवाइज गिर जाती। तो ये जो रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, यही नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। इट स्ट्राइक्स द मिरर परपेंडिकुलरली। और जिस रास्ते से रे आई है बेटा उसी रास्ते पे रे पलट के वापस लौट जाएगी। जैसे आई वैसे निकल गई। स्टेटमेंट में पहले से लिख चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बड़ा एक फोर्थ पॉइंट और, बड़ा फोर्थ पॉइंट और सुनिएगा। अगर आपके पास इस तरह से कॉन्केव मिरर है लेट्स से, और ये इसकी प्रिंसिपल फोकस है, और लेट्स से प्यारे बच्चों ये आपका पोल है, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेट्स से कोई रे यूं आई, दिस इज द इंसिडेंट रे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली जो लाइन है दिस विल एक्ट लाइक नॉर्मल, सो दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस शुड बी ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे अगर ऊपर से आई है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे नीचे से निकल जाएगी। तो रिफ्लेक्शन एट पोल जो है वहां पर आपका जो रे डायग्राम होगा वो ऐसा सा बनेगा। यही हाल बेटा आपका कॉन्वेक्स में भी है। जैसे आपके पास ये मिरर, ये बेटा आपकी पॉलिश्ड साइड, ये आपकी इधर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग साइड। अगर मैंने कोई रे ऐसे भेज दी यूं, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि देखो सर सीधी सी बात है कि ये वाला पॉइंट तो पोल है, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यही हमारा नॉर्मल है, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रे अगर ऊपर से आई है नॉर्मल के तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे नीचे से निकल जाएगी। इफ दिस एंगल वाज आई, दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी आई। तो पोल पर जो रिफ्लेक्शन है वो आपका ऐसा होगा। आई होप आप इस बात को याद रखोगे, आपके बड़ा सारे काम बड़े आराम से इससे बन जाए।